हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका हमारा प्यारा सा चैनल आरडी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी। आपसे मैं पूछा था बेटा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर चालू करें। तो बेटा मैं इस केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये मैं आपको रासायनिक बलगतिकी चालू करने जा रहा हूँ। इस केमिस्ट्री को चैप्टर को बहुत ही मेहनत से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छा है बेटा, इसको ध्यान समझिएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखें, हम पहले स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 12 यूनिट 4 वीडियो नंबर 1। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए इसमें हम हमारा पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। वेग के आधार पर अभिक्रिया के वेग के प्रकार, फिर बेटा अभिक्रिया की दर या वेग, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आगे बात होंगी। तो बेटा देखिए आज इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रासायनिक बलगतिकी और इसके वेग कि वेग के आधार पर अभिक्रिया के वेग के प्रकार पढ़ने हैं, अभिक्रिया की दर और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और भी आईआईटी मेंस के भी क्वेश्चन हम आप लोगों को जरूर कराएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, पहले हमें जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। ठीक है, क्या जानेंगे बेटा? रासायनिक बलगतिकी। तो चलिए ध्यान से देखिए, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो बेटा रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? जिसमें हम रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है या शाखा होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया के क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो चलिए देखिए बेटा, रासायनिक बलगतिकी वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो बेटा वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तीव्र अभिक्रिया। तो पहले हम जानेंगे बेटा तीव्र अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, पहले जानेंगे तीव्र अभिक्रिया क्या होता है। तीव्र नाम से पता चल रहा होगा, तीव्र मतलब जो फास्ट हो, बहुत ही तेज हो बेटा, एकदम तीव्र गति से बोलते हैं ना, एकदम तीव्र गति से जा रहे हैं, मतलब उसकी वेग जो है बहुत ही तेज होगा। तो जैसे देखिए बेटा तीव्र अभिक्रिया मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में हो जाती है, मतलब वह अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से कम समय में पूरा हो जाती है, वो हमारा कौन सी अभिक्रिया होती है? तीव्र अभिक्रिया। समझ में आया बेटा? कि मतलब जिसको पूरा होने के लिए 1 सेकेंड से भी कम समय लगे, वो होता है हमारा अभिक्रिया। कौन सी? तीव्र अभिक्रिया। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखिए, आप ध्यान दीजिए। अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब अतः इस अभिक्रिया का वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए इस अभिक्रिया का वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इतना फास्ट होता है कि इसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। सोचिए इतना कम समय लग रहा है तो इसके वेग को निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब इसके वेग का निर्धारण हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत स्पीड होता है, बहुत ही स्पीड होता है। देखिए आयनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अवक्षेपण आदि, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तीव्र अभिक्रिया। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया, ये सब अभिक्रियाएं जो होती हैं बेटा बहुत ही तीव्र होती है, जिनको पूर्ण होने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिए NaCl, AgNO3, इन दोनों की अभिक्रिया, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो AgNO3 और AgCl का एक बनता है बेटा अवक्षेप। AgCl का क्या बनता है? अवक्षेप। अवक्षेप का सफेद कलर का होता है। अवक्षेप का मतलब होता है, जिसे आप देखे होंगे जल में कभी पानी को भरिए, तो जिस बाल्टी में पानी को कभी भरिएगा तो आप देखेंगे कि जो जल में कुछ कंकड़ या तो कुछ गंदा चीज होता है, कड़, ये सब चीजें आप देखेंगे तो जली पात्र में जो नीचे बेटा बाल्टी में एकत्रित हो जाता है, जो हमें दिखता है वही होता है अवक्षेप। ऐसे जब अभिक्रियाएं जिस पात्र में होता है उस पात्र में बेटा नीचे पात्र में एक AgCl मतलब कि बेटा बैठ जाता है और सफेद कलर का दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवक्षेप। अभिक्रिया होने के दौरान पात्र में जो चीज एकत्रित हो जाए तली में, वो होता है हमारा अवक्षेप। ठीक,
तो बेटा ये आयनिक अभिक्रिया है। जैसे आप ये आयनिक अभिक्रिया है तो इसको होने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखेंगे कभी आप देखेंगे जो वोट पड़ता है इलेक्शन का, तो आप देखेंगे एक मार्कर आता है लगाने के लिए इंक, तो उसमें जब लगाया जाता है तो प्रकाश के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है बेटा। जब प्रकाश के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है तो तीव्र क्रिया होती है, क्योंकि वो जैसे ही लगता है वो तुरंत प्रकाश के साथ, यदि आप उसको तोप लेंगे तो प्रकाश से उतना ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाएगा उतना फास्ट, तो जब प्रकाश से क्रिया कर लेता है तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा ऐसे भी वो तीव्र क्रिया, क्योंकि उसको होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अक्सर इसीलिए देखे होंगे, अक्सर रोड जब भी पढ़ते होंगे सुबह के पहर में, जैसे दोपहर जब रहे, शाम को नहीं पड़ता रात में, इसलिए क्योंकि वो प्रकाश के साथ क्रिया फास्ट कर लेता है। ठीक, तो बेटा आपको समझ में आती है क्रिया, मतलब जिसको पूर्ण होने के लिए 1 सेकंड से कम समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं तीव्र क्रिया। तीव्र क्रिया कौन कौन होती है? उदासीनीकरण, अवक्षेप पड़ाव आदि, ये सब तीव्र क्रियाएं होती है। देखिए आगे अति मंद क्रिया। अति मंद क्रिया का मतलब, अति मंद क्रिया का मतलब, अति मतलब बहुत, मंद मतलब धीमी, जो बहुत धीमी से चले। ठीक है, अति मतलब बहुत, मंद मतलब धीमा, जो बहुत ही धीमा से अभिक्रिया हो उसे हम लोग कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिनमें कुछ महीने, मतलब जिनको कुछ महीने या कुछ वर्ष पूर्ण होने में समय लगता है, मतलब आप ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कुछ महीने व कुछ वर्ष भी अभिक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती, अर्थात कोई भी, मतलब हमारी कहना है कि बेटा ये जो अभिक्रिया होती है अति मंद अभिक्रिया, इसको पूर्ण होने के लिए कई वर्ष या कई दिन भी लगते हैं। कई वर्ष कई दिन कब पूर्ण होगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इसको कई वर्ष कई दिन भी लग सकते हैं। बहुत ही स्लो अभिक्रिया होती है, बहुत ही मंद होती है, अति मंद होती है। तो बेटा ये अभिक्रिया को पूर्ण होने में के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए कई दिन या कई वर्ष लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। ठीक, क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए बहुत दिन या कई वर्ष लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। तो अति मंद अभिक्रिया आप देखेंगे बेटा इसके वेग का निर्धारण करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब कब पूरा होगा कोई पता ही नहीं है, अभिक्रिया कब होगी। आप वहाँ बैठ के देख रहे हैं कि अभिक्रिया होगी, अब इसका स्पीड इतना है होने का, पता नहीं चलेगा, अभिक्रिया होगी ही नहीं इतना जल्दी, तो आप उसके वेग को ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अब देखेंगे लोहे पर जब जंग लगता है तो कब लगता है कोई क्लियर ही नहीं है, बहुत वर्ष लगता है, बहुत साल लगता है, या तो कई महीने लगते हैं, कई दिन लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं, कई महीने लगते हैं जंग लगने में, तुरंत जंग तो लग नहीं जाएगा। अब जैसे देखिए H2O2 का उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आपस में क्रिया कराने पे H2O का निर्माण, मतलब आप देखेंगे प्रयोगशाला में H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जब करा के जल बनाया जाता है, यदि हम बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का निर्माण करें तो जल बेटा कई वर्ष या कई दिनों में बनता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपका कुछ घंटे में ही बन जाए, तो उसको बेटा होने में या उस चीज का निर्माण, जल का निर्माण होने में कई वर्ष और कई महीने लग जाते हैं बेटा। तो वो होता है बिना उत्प्रेरक उपस्थिति में, यदि उत्प्रेरक रह जाएगा तो तुरंत बन जाएगा। तो बेटा इसको अनुपस्थिति में अब जो जल है उसका निर्माण होने में बहुत ही समय लगता है, मतलब ये भी एक इसका उदाहरण है, अति मंद अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। ठीक, आगे चलते हैं, ध्यान से देखें। मंद अभिक्रिया, मंद मतलब धीमा अभिक्रिया, अति मंद मंद में फर्क है। अति मतलब बहुत ही धीमा, मंद मतलब धीमा, ये नहीं कि एकदम ही स्लो चले, मीडियम में, न ज्यादा तेज हो न ज्यादा धीमी हो, एक मीडियम में चले, तब मंद अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो कुछ घंटों, ठीक, या कुछ मिनटों में पूर्ण होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अति मंद, मंद अभिक्रिया, सॉरी, मतलब मंद अभिक्रिया की परिभाषा क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। जैसे आणविक अभिक्रिया, आणविक अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया होती है। तो बेटा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम वियोजन करते हैं तो हमें जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब तोड़ा जाता है तो जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है बेटा।
तो ये जो अभिक्रिया होती है ना बहुत फास्ट होती है ना बहुत ही स्लो होती है। ये बेटा एक मीडियम में होती है, एक बीच में होती है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, एक मीडियम में होती है। ये मंद अभिक्रिया होता है। और इस पाठ में हमें मंद अभिक्रिया के का ही अध्ययन करना है। इस पाठ में हमें मंद अभिक्रिया के वेग का ही क्या करना है, अध्ययन करना है। हमें इस पाठ में अभिक्रिया का वेग ही पढ़ना है। ठीक है, हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है, अभिक्रिया के वेग को ही पढ़ना है। तो चलिए देखें, अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर या वेग। चलिए ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है। तो थोड़ा सा अलग से मैं पेज ऐड करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। जैसे देखिए बेटा, कोई मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। मान लीजिए t बराबर 0 पर, जब टाइम 0 था ये हमारा है बेटा 10। कितना है, 10। जब टाइम 0 था तो हमारा 10 है। और जैसे मान लीजिए अब समय आपको न दिया जाए तो आप कोई काम कर नहीं सकते तुरंत, तो बेटा अभिक्रिया होने के लिए कुछ समय चाहिए। आप वहाँ समय कुछ रखे ही नहीं, टाइम एकदम 0 है। जब टाइम 0 है, जैसे आप क्या करते हैं, चीनी और पानी को घोलते हैं तो क्या होता है, चीनी और पानी को घुलने में समय लगता है, तुरंत तो घुल नहीं जाएगा, तो उसके लिए समय लगेगा बेटा। तो ऐसे जब हम दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो उनको अभिक्रिया होने में समय लगेगा। तो मैं पूछूं तुरंत मिलाओ, तुरंत पूछूं कितना उत्पाद बनेगा, तो नहीं बता सकते, क्योंकि उत्पाद बनेगा ही नहीं, 0 होगा, क्योंकि तुरंत पूछा गया था, अभिक्रिया हुआ ही नहीं होगा। तो बेटा जितना अभिकारक था भाई उत्पाद में चेंज ही नहीं हुआ था, उत्पाद का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब t बराबर 0 पर कोई उत्पाद नहीं बना। अब मान लीजिए बेटा t बराबर 2 सेकंड पर ये बन गया बेटा 2, तो बचेगा कितना, 8। t बराबर 3 सेकंड हो गया, 3 सेकंड पे ए बन गया बेटा आपका, ऐसे मान लीजिए 4 सेकंड पे ए बन गया आपका 4, तो बनेगा कितना, 6 बचा। टी बराबर 6 सेकंड पर ए बन गया 6, तो बचे कितना, 4। टी बराबर 8 सेकंड पे बन गया 8, तो बचेगा 2। टी बराबर 10 सेकंड पे बन गया 10, तो बचेगा कितना, 0। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभिकारक समय के साथ अभिकारक उत्पाद दोनों में परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं बेटा, समय के साथ अभिकारक और उत्पाद दोनों में परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे समय के साथ अभिकारक जो है वो घट रहा है, और समय के साथ जो उत्पाद है बेटा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, मतलब समय में परिवर्तन होने पर अभिकारक और उत्पाद में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो समय के साथ अभिकारक में बेटा क्या हो रही है, कमी, और समय के साथ उत्पाद में क्या हो रही है, वृद्धि। मतलब अभिक्रिया का वेग बराबर, ठीक है बेटा, अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद अभिकारक समय अंतराल, मतलब अभिक्रिया का वेग, उत्पाद तथा अभिकारक के सांतन परिवर्तन। देखिए अब आपसे पूछा जाए अभिक्रिया का वेग बताइए, तो बोलेंगे किसी अभिक्रिया के अभिकारक या किसी अभिक्रिया के उत्पाद तथा अभिकारक की सांतता में परिवर्तन तथा सांतता में परिवर्तन बटे को बोलते हैं बेटा की
समय को बोल सकते हो दर। तो क्या परिभाषा हो सकता है? किसी अभिक्रिया के उत्पाद तथा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। समझ में आया बेटा? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? आप बोलेंगे किसी अभिक्रिया के उत्पाद तथा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यदि आप अभिक्रिया के वेग को बेटा लिखते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग को लिखते हैं तो यदि उत्पाद के अभिकारक के संबंध में लिखते हैं तो लिखेंगे माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। क्यों ऐसा करना पड़ा बेटा? माइनस क्यों लगाए हैं? माइनस क्यों लगाया गया बेटा? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा क्रिया का वेग डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है? कमी, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया? माइनस। तो बेटा अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। या उत्पाद का जब लिखोगे तो वहाँ क्या लिखोगे? प्लस। अभिकारक का लिखोगे तो माइनस। पूछा जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हो तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है? कमी, उत्पाद के सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। यदि यही उत्पाद के संबंध में लिखना है तो क्या लिखोगे? कहेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस, क्या लिखेंगे बेटा? प्लस डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी। तो यहाँ अभिक्रिया के वेग को यदि हम उत्पाद के संबंध में लिखे हैं तो यहाँ पर क्यों बेटा प्लस लिखा गया? क्योंकि उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि हो रही है, अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है? कमी। तो बेटा अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिकारक या उत्पाद या अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग दो तरह से लिख सकते हैं। यदि आप अभिकारक के संबंध में लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी। माइनस क्यों लिखा गया? क्योंकि आप देख रहे हैं समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है? कमी। और यदि उत्पाद के संबंध में लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि समय के साथ उत्पाद के सांद्रता में क्या हो रही है बेटा? वृद्धि। समझ में आया सबको? ठीक बेटा, अब हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके बाद का टॉपिक अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप ध्यान से समझिए बेटा, और समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगले वीडियो के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा बनाने में। ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा।